Hello friends, how are you? Welcome to इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्री 2020 के संदर्भ में, और इस क्रम में हमने जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, पॉइंटर है, या इसको पॉइंट टू पॉइंट को एक रिवीजन के संदर्भ में जो श्रृंखला चला रहे थे, इसमें हम लोग पॉलिटी पर या राज व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। इसमें हम लोग पहले पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि दूसरे पार्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो ये देखना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फटाफट। आगे हम देखें तो हम देखेंगे ये कि हो गया। आप इसे अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये है घटना चक्र अतिथ्यांक जीएस पॉइंटर का पूर्वावलोकन सार भारतीय राजव्यवस्था और शासन। तो हम देखेंगे इसे जीएस पॉइंटर, ठीक, भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था। ये पार्ट 2 है, पॉलिटी घटना चक्र का पॉइंटर है। यूपीएससी यूपीपीसीएस प्री 2020 एंड अदर पीएससी एग्जाम, और जो भी वनडे एग्जाम है उनको भी इसमें हेल्पफुल मिलेगी। खासकर एसएससी टाइप के जो एग्जाम होते हैं, पॉइंटर लगभग पूरा कवर करती है। यूपीपीसीएस कवर करेगी, यूपीएससी को भी कुछ हद तक कवर करती है। अगर आप रिवाइज श्रृंखला में हैं, आप देखना चाहते हैं फटाफट, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ से, तो देखेंगे भारतीय गणतंत्र की जो है उद्देशिका के संदर्भ में हम लोग यहाँ से चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप देखेंगे जो भाग 5 है, इसे हम उद्देशिका से शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे उद्देशिका में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए आज दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में आज जो है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा जो है अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं। यही डेट आपको यहाँ भरनी थी, 26 नवंबर 1949। इसी दिन जो है हमारा संविधान क्या हुआ, बन के तैयार हुआ था, और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। आपको डेट बताई थी, ठीक। इसमें कई तरीके की आपकी न्याय हैं, कई तरीके की स्वतंत्रताएं हैं। आप याद रखिएगा इस चीज को, जब उद्देश्य का पढ़ाएंगे तब आपको उसकी डिटेल पूरी देंगे। आगे बात करें तो यही हम चीज इसमें जानेंगे, ये भाग 2 में पॉइंटर के, और देखेंगे इसी पॉलिटी सेक्शन के। तो हम देखते हैं इसको, चलिए तो इसी को देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की जो 26/1/1950 को सही संवैधानिक वास्तुस्थिति, जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थिति भारत 26 जनवरी 1950 को। आगे देखेंगे तो भारत में हमारे संविधान का उल्लेख किया गया है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है। भारत जो है भारत तथा इंडिया के नाम से। आगे बात करें अनुच्छेद 1 की बात हो रही है, और आगे बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में शब्दों का सही क्रम देखेंगे। तो इसमें जो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, अगर आप पूरी प्रस्तावना पता है तो आप समाजवादी, लोकतंत्र, जो पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक जो है गणराज्य की बात है, तो आप इसे सही क्रम के रूप में देख सकते हैं। तो सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक आपको हमने यहाँ बताई थी, ये आपकी बात है। तो आप देखेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक की बात है, तो यही सारे इसमें आपसे पूछा गया है।
तो आप देखेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक का मतलब लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक मतलब आप आगे देखेंगे सार्वभौमिक शब्द है अपने यहाँ, तो आप देखेंगे आपको दिखाई देते हैं यहाँ जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात है, यही आप सार्वभौमिक के रूप में जोड़ेंगे। आगे बात करें यूनिवर्स, ठीक, आगे देखेंगे तो 42 में संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द थे तो समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, ठीक है, और समाजवाद पंथनिरपेक्ष ऐसे जोड़ेंगे। ठीक, आगे देखेंगे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, और वह राज्य जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता में नहीं था, तो और अखंडता शब्द नहीं था और अखंडता शब्द जोड़ा गया था, याद रखिएगा, सिद्ध और नहीं और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। संविधान की उद्देशिका का संबंध सही है तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। ठीक, जो उनका ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था वही अंततोगत्वा उद्देशिका बनी। ठीक, जो उनका प्रस्ताव था, ठीक, तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव तो अंतोगतता उद्देशिका बन गई, और इसकी प्रकृति न्याय योग्य या जुडिशिएबल नहीं है। आगे बात करें संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ऐसे भारतीय संविधान के उसमें वर्णित है। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे, अगर हम इसकी यहाँ चर्चा करें तो 1960 का अगर केस देखें तो बेरू बराबरा भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, स्पष्ट किया था कि संविधान जो प्रस्तावना संविधान का भाग है, संविधान का भाग, ठीक, संविधान का भाग नहीं है, ऐसा बोला था उन्होंने। ठीक, जो बेरुवारी मामले में, किंतु 1973 में बोल दिया गया कि यहाँ हमने बेरुवारी बोला कि संविधान का भाग नहीं है, ऐसा ध्यान रखना। 73 में बोला केशवानंद भारती में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी अवधारणा को बदला और प्रस्तावना संविधान का हिस्सा मान लिया गया। लेकिन अब हिस्सा की बात है, देखिए इसकी प्रकृति, देखो पंडित नेहरू ने इसे ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव द्वारा उद्देश्य का बना, ये सही बात है। इसकी प्रकृति जुडिशिएबल है, न्याय योग्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन प्रस्तावना जो है संविधान का अंग तो मान लिया गया, लेकिन हिस्सा तो है, लेकिन आवश्यक अंग नहीं है। आप देखेंगे जैसे आपके शरीर में कुछ अंग ऐसे हैं, जैसे आप कहेंगे कि जिसका ना हो तब भी कोई फर्क नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि हाँ, कि उद्देशिका की इसकी प्रकृति जुडिशिएबल है, प्रकृति है, जो मतलब कहा कि अंग है, आवश्यक अंग नहीं है। पहला है प्रस्तावना ना हुई विधानमंडल पर किसी तरीके का विधायी शक्ति प्रदान करती है, ना ही किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाती है। दूसरा बोला कि ये न्याय योग्य नहीं है, जुडिशिएबल नहीं है, ऐसा 1973 में जो है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। यही आज भी फॉलो है। अब हम बात करें आगे संविधान की विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। मतलब प्रस्तावना ना तो विधानमंडल के किसी विधायी शक्ति प्रदान करती है, ना ही किसी विधायी पर प्रतिबंध लगाती है। कुछ यही बात इसमें संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द मतलब ओवरराइड नहीं कर सकती है, रद्द नहीं कर सकती है। उसी संदर्भ में ये कथन है। आगे बात करें भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो है संविधान संशोधन किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा इसे। आगे हम चर्चा करें वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और तथा अखंडता, यहाँ कहेंगे और अखंडता। ठीक, याद रखिएगा ये और अखंडता संविधान का भाग है, और अखंडता यही 5 वर्ड 1942 में जो है जोड़े गए थे, याद रखिएगा। आगे भारत के संविधान के अमुक को लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए क्या है, सुनिश्चित करना सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा की बात होगी। तो भारत के संविधान के अमुक का लक्ष्य है उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है
सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, और अवसर की समानता। तो आप देखेंगे कितने न्याय की बात है अपने संविधान में, स्वतंत्रता की बात है अपने संविधान में, और समान जिसे कहते हैं समाजवाद, आगे बात करेंगे तो यही सारे विचार न्याय की बात है इसमें। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। आप जब ये पढ़ेंगे प्रियम्बल तो आप देखेंगे ये आपको ये वर्ड उसमें मिलेंगे। और अब आगे बात करें, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। मतलब जो राज्य जो ब्रिटेन का राजा है वो वंशानुगत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ क्या है, राजा ही उनका प्रमुख होता है। लेकिन भारतीय संविधान का में जो राष्ट्रपति है, भारत का पहला व्यक्ति है, वो जो है चुना जाता है, ठीक। इसलिए भारत का संविधान जो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत के गणतंत्र है। आगे बात करें, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्दों से, तो लौकिक सार्वभौमिकता आप देखेंगे यही सार्वभौमिकता है हम भारत के लोगों से संदर्भ में। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आपको पता है भारतीय संविधान में सभी व्यक्ति क्या है, पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, ऐसा सार्वभौमिकता के रूप में बात की जाती है। सार्वभौमिक क्या है, सभी व्यक्ति पूर्ण समान रूप से मानव हैं, ऐसी सार्वभौमिकता में बात है। यूनिवर्सल में भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, आपको पता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ऐसा भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। आगे बात करें, देखेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है लोक कल्याण, और भारतीय संविधान में प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता की प्रस्तावना का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में जो वर्णन नहीं है वो आर्थिक स्वतंत्रता की बात, ऐसा अब उसमें बात नहीं गई है कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता है भारतीय संविधान में। जब समाजवाद है तो आर्थिक स्वतंत्रता कैसे हो सकती है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। धार्मिक न्याय की बात है। आगे बात करें, भारतीय संविधान में के बारे में सही कथन है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। आपको पता है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य 1942 में वो 1950 में लागू नहीं थे, तो ये कब जोड़े गए होंगे, जब भारतीय संविधान 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। हम गलत उधर बोल गए थे, 1942 शायद बोल गए थे, आपको वो बोलते वक्त याद नहीं रहा। तो 50 में तो संविधान ही लागू हुआ होगा, तो 42 में कैसे होगा, तो 42वें संविधान द्वारा ये जोड़े गए थे शब्द। आगे देखेंगे तो भारत का संविधान ये 1976 में अमेंडमेंट हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का संविधान का वह भाग जिसकी आत्मा कहलाती है, तो उद्देशिका है। संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाती है, तो उद्देशिका के संदर्भ में है। भारतीय संविधान की अगर बात करें, वह आर्टिकल जो जिससे भारतीय संविधान की आत्मा अम्बेडकर ने कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा था, लेकिन भाग की बात होगी तो उद्देशिका की बात होगी, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया है, ऐसा के.एम. मुंशी ने कहा था। जन्म कुंडली जो है के.एम. मुंशी साहब बोले थे। आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे भारत संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है बी.आर. अम्बेडकर ने, तो पवित्र दस्तावेज है। और उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि भारतीय संविधान का भाग है। बम्बई जो है आर.एस. बम्बई वाला केस था, तो 1960 में आप देखेंगे बेरू बनाम भारत संघ के मामले में, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में है। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय ने धारणा व्यक्त की कि संविधान उद्देशिका संविधान का भाग है, तो बम्बई आर.एस. बम्बई का केस था। आर.एस. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक भाग संरचना का भाग स्वीकार किया, ठीक है। आप देखिए अलग अलग क्वेश्चन है दोनों, तो आप यहाँ कहेंगे भारत उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है, तो आर.एस. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में, और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार लिया है।
भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है प्रस्तावना को, तो केशवानंद भारती बनाम केस में किया है। और भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। आप देखेंगे उद्देश्य का और राज्य की नीति निर्देशक के सिद्धांतों के तत्वों में ऐसा उपबंध किया गया है। तो आप देखेंगे कि जो संविधान का भाग स्वीकार किया गया है, ऐसा आरएस बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में है। और सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। प्रस्तावना बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, ऐसा उन्होंने केशवानंद भारती ने स्वीकार किया था, लेकिन उसने कुछ बॉन्ड लगाए दिए थे, अलग बात है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर प्रस्तावना को स्वीकार करने वाला जो केस है केशवानंद भारती है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या है। तो आप देखेंगे मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक उपबंधों के अध्याय के बारे में ऐसी व्याख्या जो है अपने जिन आदर्शों की बात है, उपबंधों की बात है, उनकी रूपरेखा की बात है। आगे बात करें तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, संविधान की प्रस्तावना की बात है। भारत के संविधान की प्रस्तावना की बात 3 प्रकार के न्याय की बात है। आगे बात करें शासन प्रणाली के संदर्भ में राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। ठीक है, भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है वह संसाधमक है। भारतीय संविधान की विशेषता की बात करेंगे, संसाधमक सरकार, संघात्मक सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका ऐसी भारतीय संविधान की विशेषता है। इसमें आप देखेंगे संसदीय सरकार की बात की गई है, संघात्मक सरकार की बात कही गई है और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है। भारत में संसदीय प्रणाली को सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगर संसदीय व्यवस्था को इसीलिए कहा गया है कि संसदीय व्यवस्था है, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऐसी बात की गई है। भारत के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली में निम्न सिद्धांत संस्थागत निहित हैं। तो आप देखेंगे मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होंगे। ये संसदीय शासन प्रणाली के निम्न सिद्धांतों के संस्थागत रूपों में देखेंगे तो पहला कथन सही है, जब तक मंत्रियों को संसद मतलब लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त रहता है तब तक भी अपने पद पर बने रह सकते हैं। और आप देखेंगे जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि संसद के प्रति। आप देखेंगे और संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ऐसा आप संसदीयात्मक शासन व्यवस्था की बात कहेंगे कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहेगा, ये संसदीयात्मक व्यवस्था का एक लक्षण है, ऐसा हम बात कहेंगे। ऐसी राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, इन्हें हम राष्ट्रपति की बात कहेंगे। आप देखेंगे भारत में आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति में निहित की बात है कि राष्ट्रपति शक्ति राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं, ये राष्ट्रपति में कही गई है। और भारत में राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण है, तो आप पहली बात करें यह एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, इसमें संसदीय रूप से सरकार है। आगे बात करें सर्वोच्च सत्ता राज्य की जनता में निहित है, ऐसी आप भारतीय व्यवस्था की मूल लक्षण है। या भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूल लक्षणों की बात करें, यह भारत के लोकतांत्रिक गणतंत्र है। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या देखेंगे, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदीय रूप की सरकार है, इसमें सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, ऐसी बात हम देखेंगे। अगर हम सही कथन की बात करें तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ऐसी हम बात करेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये सही कथन है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ऐसी बात हम देखेंगे। भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। तो भारत में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये हम देखते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत प्रभुसत्ता संपन्न है, कि भारतीय संविधान सर्वोच्च और संप्रभु है, ऐसी बात हम कहते हैं। ये संप्रभुता संपन्न राज्य हो गया। भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। आप देखेंगे भारत में जो भी समाज है वो लोकतांत्रिक निर्णयों पर आधारित है,
ठीक है। तो भारतीय समाज लोकतांत्रिक समाज है, ऐसी बात है। भारत में कल्याणकारी राज्य है। आप डीपीएसपी की बात कर सकते हैं, लोकतांत्रिक समाज की बात करेंगे तो डीपीएसपी की तरफ बढ़ेंगे। आगे बात करें भारतीय राजतंत्र की व्यवस्था, आप देखेंगे एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन। तो एक संविधान सरकार, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन, ये सभी क्या हैं? ये सभी भारतीय राजतंत्र की विशेषताएं हैं, जो आप देखेंगे कि एक संविधान संगत सरकार की बात हो रही है विशेषता में, और लोकतांत्रिक सरकार की बात हो रही है, और विधि के शासन की बात हो रही है। आगे हम चर्चा करें कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की, तो देखेंगे कि अधिकतम राज्य का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ये कार्य है वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, ये एकदम कथन है इनका, जो कहते हैं बेंथम नहीं, अभी हम उसका नाम भूल गए, क्या नाम, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम शासन, या कहेंगे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऐसी बात कहते हैं कल्याणकारी बात। और साथ ही संविधान का दर्शन है तो कल्याणकारी राज्य, समाजवादी व्यवस्था, राजनीतिक समानता, ये सभी दर्शन है। तो दर्शन का मतलब आप बढ़ेंगे कहाँ? अपनी प्रियम्बल की तरफ। तो आप देखेंगे प्रियम्बल में कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य है, राजनीतिक समानता है, सभी कुछ बात है। आपका दर्शन संविधान से निकलेगा तो आप देखेंगे भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख होता है जनता, कि जनता अंतिम शक्ति जो होती है वो जनता के पास होती है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। कार्यपालिका एकल होगी किसमें? अध्यात्मक शासन प्रणाली में, आधारभूत ये तथ्य है उसका। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि राज्यों को, जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार है। ये भारत का प्रजातंत्र है। और भारत का संविधान प्रसंगी बी निर्धारित होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, ऐसा भारतीय संविधान परिसंघ है। और परिसंघ की व्यवस्था आप देखेंगे, अपनी संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। उसमें भी कहा गया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, और जिसमें देखा गया है कि केंद्र का शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ है, ज्यादा है, राज्य की तरफ कम है। ऐसा कुछ आप कनाडा के संविधान में देख सकते हैं। आगे बात करें भारतीय संविधान में अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ऐसी जो बात की गई है। तो नम कठोर, नम लचीला, ठीक ना, इसे कहेंगे ना लचीला ना कठोर, ऐसी बात भी कह सकते हैं। अंशतः कठोर, अंशतः लचीला, ऐसे भी बोल सकते हैं इसे। आगे बात करें भारत का शासन, भारत की शासन प्रणाली, भारत की संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है? तो देखेंगे न्यायिक समीक्षा, न्यायिक जुडिशियल रिव्यू की बात है। ये जुडिशियल रिव्यू की बात इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली में नहीं है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में यही बात है जो अंतर पैदा करती है। तो हम आगे बात करें भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, इसे आप देख सकते हैं। तो भारतीय में आप इसे यहाँ से चलेंगे, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है क्योंकि उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। तो आप देखेंगे ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन नदी के दो किनारे हैं, गले नहीं मिल पा रहे हैं। कथन और कारण, तो आप देखेंगे भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल है। यह बहुत ही शक्तिशाली केंद्र की रचना करता है, लेकिन आप देखेंगे ठीक ऐसा संघीय प्रणाली में है नहीं है। तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन आप देखेंगे व्याख्या नहीं है, दोनों कथन सही हैं, लेकिन नदी के दो किनारे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। आगे बात करें भारत के संविधान की संघीय लक्षण है, जब ये दोनों आपस मिल जाएंगे तो मान लेना कि दोनों नदी के दोनों किनारे मिल गए, गले मिल गए, तब उनका गले मिलना कहेंगे। ठीक, ऐसे देख सकते हैं। आगे बात करें अगर, तो भारत के संविधान के संघीय लक्षण हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। आप देखेंगे भारत के संविधान के ये संघीय लक्षण हैं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूप से शक्ति लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। आगे हम बात करें तो देखेंगे कि भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व निहित हैं, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये भारतीय संघीय व्यवस्था के एकात्मक तत्व हैं जो क्या करते हैं, केंद्रीय शक्ति की तरफ अधिक झुकाव रखते हैं। तो राज्यपालों की नियुक्ति में केंद्र की हस्तक्षेप, राज्यसभा में
असमान प्रतिनिधित्व आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में क्या होगा 312 में, 312 है अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312 की बात हो रही है अखिल भारतीय सेवाएं, तो 312 यहाँ भी क्या है, ये काम केंद्र का है। और हम आगे बात करें भारत में संघीय व्यवस्था में संबंधित लक्षण सही कथन है, तो भारतीय संविधान, संविधान संरचना की अब आगे बात करें, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, ऐसी बात आप देखेंगे जो भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंधित सही कथन है। तो भारतीय संविधान या संविधान शासन की मूल संरचना जो है, जो संविधान बना है या जो संविधान की शासन व्यवस्था है, उसकी जो मूल संरचना है वो संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना व्यवस्था करता है तथा एकात्मक झुकाव उसमें अधिक सशक्त कर दिया गया है। आप देखेंगे जो संघीय व्यवस्था में आप देखेंगे संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एकल कार्यपालिका होती है, लेकिन अपने यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें प्रस्तावना करता है कि एकात्मक झुकाव उसमें ज्यादा कर दिया गया, उसे सशक्त कर दिया गया। साथ ही आप देखेंगे राज्यों में भी आप शासन व्यवस्था है, जैसे संसदीय व्यवस्था राज्य केंद्र में है, वैसे ही राज्यों में भी संसदीय व्यवस्था आप देखेंगे संसदीय व्यवस्था है, वहाँ भी विधान परिषद विधानसभा का निर्माण हुआ है। जिन राज्यों, लेकिन विधानमंडल है, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ विधानमंडल बोलेंगे, जिन राज्यों में विधानसभा है वहाँ हम विधानमंडल या विधानसभा बोल सकते हैं। आगे बात करें तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, आप सही बात कह रहे हैं बिल्कुल। दूसरा कथन है, ठीक है, कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद से जोड़ा गया है। देखिए राष्ट्रपति निर्वाचित हो रहा है, गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, तो एक तरीके से देखेंगे आप दोनों जो हैं गले मिल गए, इसलिए व्याख्या कर रहा है, ठीक, कथन और कारण यहाँ दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। आगे बात करें तो देखेंगे कथन ए कारण बी, कथन ए कारण आर, तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, सही बात है। और लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं। आप देखेंगे दोनों शब्द कहीं ना कहीं गले मिल रहे हैं। आप देखेंगे आर ए की जो है आर ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है आर सही स्पष्टीकरण है ए का, मतलब आर जो है आप देखेंगे लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, इसलिए राजनीतिक दल लोकतंत्र की जीवन रक्त हैं, दोनों गले मिल गए। आगे बात करें कथन की बात, भारत में संघबाधिता व्यवहारिक नहीं है, ठीक, भारत में संघबाधिता व्यवहारिक नहीं है, कथन सही है। आगे बात करें भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक, आप देखेंगे ये कथन गलत हो जाता है, तो आप देखेंगे भारत में संघबाधिता सिर्फ व्यवहारिक नहीं है, ठीक, सैद्धांतिक लक्षण है व्यवहारिक नहीं है, तो ये सही है, आर गलत है। आगे कथन की बात करें भारत में संघात्मक संरचना का प्रमुख उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना तथा इसकी राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना, कथन बिल्कुल सही है। आगे बात करें विविधताओं की समंजन से एक सशक्त और ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, तो ए और आर दोनों अपने आप में सत्य हैं, ठीक है, विविधताओं के समंजन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, ऐसे हमारे जो विधि विशेषज्ञ या जो विधि विशेषज्ञ अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जुडिशियल जो न्यायकर्ता है उन्होंने कहा है कि विविधताओं वो भी विविधता ही हैं, तो विविधताओं के संबंधन से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। आप देखेंगे दोनों कथन गले मिलने को तैयार हैं, कथन और कारण, इसलिए सही तो अगर मिलने को तैयार हैं तो सही तो दोनों ही होंगे, ठीक, और व्याख्या भी कर रहे होंगे एक दूसरे की, बड़ाई भी कर रहे होंगे, वो कहेंगे तुम सही हो, वो कहेंगे हम तुम सही हो। तो कथन ए महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। आप देखेंगे महिलाएं, दलित, निर्धन, बिल्कुल सही बात है, आप दोनों को सत्य मारेंगे, लेकिन आप देखेंगे भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का
वाहक बनकर उभरा है। ठीक, ऐसा ये भी सही बात है कि भारत में लोकतंत्र आत्मसम्मान की बात है, तो आत्मसम्मान किनको दिलाया है? संविधान ने महिलाओं को आत्मसम्मान दिलाया है, दलितों को आत्मसम्मान दिलाया है, निर्धन और अल्पसंख्यकों समूह को भारतीय लोकतंत्र में उनको अपनी जगह दी है। इसलिए आप इसको गले मिल रहे हैं दोनों। देखिए, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना बनकर वाहक बनकर उभरा है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण भी है। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण देखेंगे, यह संघ एवं राज्य सरकारों के संविधान है। यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। ऐसा भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है। आगे हम चर्चा करें तो देखेंगे कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण की बात करेंगे, भारतीय संविधान ना तो अर्धसंघात्मक है ना ही एकात्मक है। तो आप देखेंगे दोनों ही बात है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कथन बोला है केसी ह्यूयर ने। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना ही एकात्मक है, ऐसा कथन बोलने वाले बात है। ठीक है, ये शायद आइवर जेनिंग्स, ये तो हमें नहीं पता अभी याद आ रहा, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, इस बात की कथन की बात केसी ह्यूयर ने बोली थी, याद रखना। सहकारी संघवाद की बात ऑस्टिन ने बोली थी, ये भी याद है। आगे आप देखेंगे तो भारतीय संविधान ना तो अधिक संघात्मक है ना ही एकात्मक। आप देखेंगे तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। अर्धसंघात्मक है मतलब यहाँ देखोगे ना संघात्मक ना एकात्मक, मतलब ये बात सही है। तो आप अर्धसंघात्मक है तो आपस में गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। तो देखिए व्याख्या हो रही है। आगे देखें तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया है, जी ऑस्टिन ने कहा है। आगे देखेंगे भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, तो केसी ह्यूयर ने बोला है। आगे बात करेंगे भारतीय संविधान ना अधिक कठोर है ना अधिक लचीले, ये दोनों के मध्य अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ऐसा बोलने वाले केसी ह्यूयर हैं। तो भारतीय संविधान देखेंगे ना अधिक लचीला ना अधिक कठोर, ये भारतीय संविधान की विशेषता भी है और केसी ह्यूयर ने इसको बोला भी है। आगे देखेंगे ये बैलेंस स्थापित कर रही है स्टेटमेंट, ऐसी केसी ह्यूयर ने बोला है। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है, ये बी आर अम्बेडकर ने ऐसा बोला है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ये बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कथन बोला है। भारतीय संविधान पद्धति के बारे में सही कथन है तो धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान की धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करेंगे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति की बात करती है। तो हम देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था या भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में, तो भारतीय राजनीतिक पद्धति में जो है आप धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात है, संसदीय शासन पद्धति की सरकार की बात है और संघीय नीति की बात है। तो देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार और संघीय नीति की बात है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करेंगे, यह एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ऐसी बात सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो गणतंत्रीय अवधारणा है ये कि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ठीक है, जो सर्वोच्च शक्ति है वो एक जो निर्वाचित प्रधान है, देश का जो प्रमुख है उसमें निहित हो। तो अपने यहाँ कार्यपालिका शक्ति कहाँ है? राष्ट्रपति में निहित है। ऐसी एक सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, ऐसी बात हम गणतंत्रीय व्यवस्था में देखते हैं। आगे हम बात करें, संवैधानिक सरकार वह है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो आप देखेंगे संवैधानिक सरकार क्या है? वह व्यक्ति जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सीमा पर या राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, यही संवैधानिक सरकार बोलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जब स्वतंत्रता तो देती है, लेकिन जो स्वच्छंदता पर है उस पर राज्य सत्ता का प्रभावकारी जो है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की प्रभावकारी सत्ता पर प्रतिबंधकारी लगाती है, यही संवैधानिक सरकार होती है। तो आगे बात करें
राष्ट्रीय प्रतीक की बात, तो राष्ट्रीय प्रतीक में देखेंगे राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पशु कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और राष्ट्रीय ध्वज की बात होगी तो चक्र प्रतीक के रूप में न्याय का होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों तीली की तुल संख्या है जो है 24 है। भारतीय राष्ट्रवाद में जो वादन है या गायन है वो 52 सेकेंड का, याद रखिएगा, हम लोग उसे 52 सेकेंड में पूरा करते हैं। चक्र न्याय का है, पक्षी मोर है, पुष्प कमल है, पशु बाघ है। और आगे बात करें स्वराज्य एवं संघराज्य क्षेत्रों की, तो भारतीय संविधान भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अंतर्गत दिया गया है। नए राज्य के गठन जो कार्व आउट की बात है, कार्वे आउट की बात है, शक्ति निहित है, संसद में निहित है। आगे बात करें तो राज्य के संविधान के अंतर्गत राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है तो संसद को प्राप्त है। आप देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त करने वाली शक्ति है। भारत के संविधान में आप देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, वो संसद को प्राप्त है। तो राज्य के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ऐसा याद रखना। परिवर्तित मतलब उनको नाम बदलने की, राज्यों के नाम बदलने की, राज्यों की सीमाओं को बदलने की। ठीक, आगे बात करें एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने पर अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यकाली शक्ति निर्धारित की गई है, प्राप्ति है, तो वह संसद को प्राप्त है। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद का अनुसार भारत का राज्यों का एक यूनियन है या संघ है। अगर हम नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही कथन बात करें तो संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान लागू होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया होता जिस क्षेत्र की सीमाओं का या नाम पर इस पर प्रभाव पड़ता है। इसकी सार ये है कि संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, लेकिन कैसे? इस प्रकार की विधि में संविधान की जो पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन का जो प्रावधान होगा वो इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक नहीं आप स्थापित या पुनः स्थापित नहीं करो, पूरा स्थापित कर पाओगे जब तक उस राज्य का विधानमंडल ऐसा निर्दिष्ट ना कर दे। लेकिन ये भी एक अंततः क्लाज में जुड़ा है कि ऐसा ज्यादा समय तक चाहेगी तो नहीं, राष्ट्रपति अपने विवेक से भी इसको आगे बढ़ा सकता है। तो जो है जिसके क्षेत्र सीमाओं के नाम पर इसका प्रभाव पड़ता हो। आगे बात करें तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य है, ऐसा संसद में साधारण बहुमत से पारित होगा। याद रखिएगा भारत में संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। जो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति के जो एजेंट जो गवर्नर हैं उन्हें या प्रतिनिधि या एजेंट बोला जाएगा। केंद्र का वो एजेंट या प्रतिनिधि माने जाते हैं और वो राष्ट्रपति के विवेकानुसार भी काम करते हैं, आप याद रखिएगा इसे। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन, यहाँ संघ राज्य दिया है, जो नॉन टेरिटरी हैं, तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। और भारत संघ नहीं है, ये गलत है, राज्यों का एक संघ है, पहले आर्टिकल में है। और आगे बात करें किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, तो ये कथन सही है। आगे चर्चा करें नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है, तो किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर गए, ये सभी प्रावधान नए राज्यों के निर्माण से संबंधित उपबंध संवैधानिक आर्टिकल 3 के तहत है, याद रखिएगा। आगे वह सही कथन के संदर्भ में संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, ऐसी बात है। एएस के धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू
वो पंडित नेहरू, भाई जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने राज्यों के पुनर्गठन पर भाषाई आधार को पक्ष में नहीं था। ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन बीच में आप देखेंगे जो मृत्यु हो जाती है किसी की, और जो है उनका नाम है जो पट्टालू करके हैं, ठीक है। इसके इधर आगे बात करें, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाता है तो संशोधन करना आवश्यक होगा, ठीक। भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन, मतलब नए राज्य का सृजन की बात होगी तो आप प्रथम अनुसूची में संशोधन करोगे, प्रथम सूची, और चौथी अनुसूची में आप क्या करोगे,